वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे साइंस में चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। इसमें हम जानेंगे कि व्यंजनों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या भोजन में हम शामिल करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि भोजन के प्रकार दे रखे हैं यहाँ पे कि एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है, वही दूसरी प्रकार के में चावल, सांभर, भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली और सब्जियां हो सकती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ चित्र दे रखा है कि ये देख सकते हो, एक भोजन का घटक दे रखा है, इसमें ये चित्रित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि और क्या बताना चाह रहा है। दाल या मांस का व्यंजन कोई व्यंजन सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं इस सारणी में। नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ सारणी दी गई है। ठीक, कि क्या क्या भोजन में हम ऐड कर सकते हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं, सारी चीज़ें हम इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह व्यंजन संभव भी ना हो पाता है। कई लोग इतने गरीब होते हैं। इस तरह के व्यंजन हर समय खा सकें ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर समय हमें वो सारी चीज़ें उपलब्ध ही हो व्यंजन में। ठीक, आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर 1.1 दे रखा है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वसा, ये सब क्या क्या होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक, चलते हैं। यहाँ क्रियाकलाप दे रखा है जो आप करेंगे। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में ठीक, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों से मिलता है, पौधों से मिलता है। यहाँ पर एक सारणी दे रखी है कि विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों के कुछ सामान्य भोजन क्या हैं। जैसे पंजाब में क्या खाया जाता है, आपने अक्सर सुना होगा कि मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी, ये सब पंजाब में खाया जाने वाला है। तो रोटी हो गई मक्के का, वो अन्न हो गया हमारा। राजमा हो गया मांस या दाल का पोषण हो गया। सब्जियों में आ गया हमारा सरसों का साग, जो पंजाब में खाए जाते हैं। और अन्य व्यंजन हमारा दही, घी, ये सब हो गया। उसी तरह आंध्र प्रदेश का अगर देखें तो अन्न में चावल खा लेते हैं। दाल या मांस खाएं तो अरहर की दाल या रसम, चारू खाते हैं। ठीक, सब्जियों का देखें तो इन्हें कुंदरू जो है इनके भोजन का प्रमुख पार्ट है। और अन्य व्यंजन में यह मट्ठा, घी, अचार ले लिया करते हैं। ठीक, उसी तरह बिहार में क्या होता है, चावल, दाल, पापड़, तिलौड़ी। ठीक, इसी तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग भोजन मतलब एक थाली में लेने का एक तरीका है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर पादपों और जंतुओं से मिलते हैं। ठीक, जो भोजन भी हम जो भी खाते हैं, या तो हम पादप से प्राप्त करते हैं या फिर जंतु से प्राप्त करते हैं। ठीक, यहाँ बॉक्स वाला हम देख लें पहले, फिर आगे देखते हैं। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन में 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है कॉपर सल्फेट का जो विलयन है। उसी तरह से 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कॉस्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। ठीक, यहाँ क्या दे रखा है, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए, तो हमें आयोडीन का तनु मिल जाता है। उसी तरह अगर कॉपर सल्फेट का विलयन हमें बनाना है, ठीक, तो 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से हमें कॉपर सल्फेट का विलयन मिल जाता है। तीसरा है 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कॉस्टिक सोडा प्राप्त हो जाता है। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन जो है पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इस कच्ची सामग्री के संगठन क्या है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं।
इन घटकों को हम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। जो भी हमें पादप और जंतुओं से जो भी हम भोजन प्राप्त करते हैं, जो भी हमारे थाली में चीज़ें होती हैं, उनसे हमें पोषक तत्व मिलते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या क्या हैं तो जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब हमारे भोजन के पोषक में पाए जाते हैं। ठीक, जो हमारे बॉडी के लिए, संचालन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल हैं, जिनका हमारे शरीर को आवश्यकता है। ठीक, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? आप सोचिए, नहीं। इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ों में हमें, जैसे कि आलू हो गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तेल में हमारा वसा होता है, कुछ चीज़ों में प्रोटीन होता है, कुछ में विटामिन्स होती हैं, और कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षकों को सारणी 1.2 में लिखें। ठीक, देखते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको क्या चाहिए? आयोडीन की चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कॉस्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। जो हमने कैसे बनाते हैं, आयोडीन कैसे बनाते हैं, कॉपर सल्फेट कैसे बनाते हैं, कास्टिक सोडा, ये हमने तीनों ऊपर पढ़ा था। ठीक, आपको कुछ परखनलियाँ तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। अब करना क्या है? इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। ठीक, इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षकों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत करें। ठीक, ये डेंजरस भी हो सकता है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, देखिए। विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। किसमें? मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसको आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। यहाँ क्रियाकलाप 2 दे रखा है जिसमें मंड के परीक्षण के बारे में बताया गया है। चलिए देख लेते हैं एक बार इसे भी। मंड के लिए परीक्षण के लिए हमें क्या चाहिए? परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए। क्या? तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर ये नीला काला हो गया तो ये मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। यहाँ देखिए दे रखा है मंड की परीक्षण। ठीक, चलिए थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ये ठीक है। इन परीक्षणों को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए क्या किसमें मंड है। अपने परीक्षण को सारणी 1.2 में लिखना है। आपको क्या करना है? जैसे आलू पे परीक्षण किया गया है उसी तरह आपको अन्य चीज़ों पे भी परीक्षण करना है 2 या 3 बूंद डाल के, और उसको हमें इस सारणी में लिखना है कि जैसे कि कच्चे आलू में मंड होता है, दूध में प्रोटीन होता है, मूंगफली में वसा होता है, तेल होता है। इसी तरह आपको कुछ और भी चीज़ें उठानी है, उसमें परीक्षण करना है। ठीक, अब हम देखते हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के लिए परीक्षण की प्रोटीन हमें कैसे पता चले किस चीज़ में प्रोटीन है। प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए जिसका हमें परीक्षण करना है। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होगी।
क्योंकि ठोस में हम उसका परीक्षण अच्छे से नहीं कर सकते हैं, हमें उसका पेस्ट या फिर चूर्ण में अच्छे से उसका रिजल्ट आता है। ठीक, खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं ताकि वो जल में अच्छे से घुल जाए। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। बैंगनी रंग क्या दिखाता है? प्रोटीन की उपस्थिति को। वही हमने काला क्या देखा था? काला रंग हमने देखा था मंड की उपस्थिति को और बैंगनी रंग दिखाता है प्रोटीन की उपस्थिति को। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ करिए और चेक करिए कि किस में प्रोटीन है। ठीक, अब हम वसा के लिए जो है परीक्षण कर लेते हैं। हमने क्या क्या कर लिया? पहले मंड का परीक्षण किया, प्रोटीन का किया और अब हम वसा का परीक्षण करते हैं। ठीक, खाद्य पदार्थ को अल्प मात्रा में लीजिए जिसका भी हमें परीक्षण करना है। इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। वही पतला कर लेना है, चूर्ण बना रख लेना है। ठीक, यहाँ प्रोटीन के लिए परीक्षण दे रखा है कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट के यूज से। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम वसा वाले में, जानते हैं कि क्या है, कैसे करना है। तो क्या करना है, को जो भी हमें खाद्य पदार्थ लेना है उसको कूट लेना है। ठीक है, और आप कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। क्या करना है, हमें वसा के परीक्षण के लिए कागज का एक टुकड़ा लेना है, उसके अंदर उस पदार्थ को डालना है और उसे पीसना है, कूटना है ताकि कागज ना फटे। और फिर उसे खोल कर कागज को हमें देखना है कि क्या कागज जो है चिपचिपा सा लग रहा है, उसमें कुछ तेल का धब्बा जैसा लग रहा है। अगर कागज पर तेल का धब्बे जैसा दिख रहा है तो मतलब कि उसमें वसा है। फिर कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। क्या दिखाता है? वसा की उपस्थिति को। क्या करना है, कागज का टुकड़ा लेना है, जिस खाद्य पदार्थ में वसा है उसकी उपस्थिति को जानना है। मान लो मूंगफली लो, मूंगफली लिया, ठीक, कागज के टुकड़े में लो और कागज को लपेट करके उसे थोड़ा कूटो ताकि कागज फटे ना। अब जब देखोगे आप कागज को खोल करके तो उसमें तेल तेल सा लगा रहेगा। तो अगर वो तेल सा चिपचिपा सा लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि मूंगफली में जो है वसा है, तेल है। ठीक, खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। ठीक, इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हमने 3 पोषक को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? ठीक, अब यहाँ हम देखेंगे विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमें क्या करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। जिस भोजन में वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों हो तो उस भोजन को हमें ऊर्जा देने वाला भोजन कहे जाते हैं। हम कहते हैं
यहाँ दे रखा है कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं कि किस किस चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। तो पहला हो गया हमारा गेहूँ, दूसरा चावल, तीसरा बाजरा, मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंद, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। और हम वसा का भी देख लेते हैं। ठीक, यहाँ गिरी, तिल, मूंगफली, इन सब तेलों से, सरसों के तेल हो गए, नारियल के तेल हो गए, सोयाबीन का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, इन सब से हमें वसा मिलता है। ठीक, और यहाँ दे रखा है मांस, मछली, अंडे, क्रीम, दूध, मक्खन, घी, इनसे भी हमें वसा ही मिलता है। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं। किससे प्राप्त होती है? मांस जंतु से प्राप्त होता है, मछली जीव है, अंडे जंतु से प्राप्त होता है, क्रीम दूध से बनता है, मक्खन दूध से बनता है, दूध, घी, ये सारे जंतु से हमें प्राप्त होते हैं। वही ये सारे जो हमारे वसा के तत्व हैं, ये हमारे पौधे से प्राप्त होते हैं। ठीक, दोनों ही वसा के तत्व हैं। और कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है गेहूँ, चना, चावल, दाल, ठीक, तरबूज, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें दिखाया गया है प्रोटीन के कुछ स्रोत दे रखे हैं। ठीक, जैसे कि हमें चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और यहाँ विटामिन ए के स्रोत हैं। आम से हमें विटामिन ए मिलता है, गाजर से, पपीता से, दूध से, मछली के तेल से हमें विटामिन ए मिलता है। यहाँ पे ये कहने को चाह रहा है कि जो चीज़ें हमें मतलब एक वस्तु से दो चीज़ें भी मिल सकती हैं। ठीक, अब यहाँ दे रखा है मांस, दूध, अंडे, मछली, पनीर, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन के भी कुछ स्रोत, इन सब से भी हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक, अब विटामिन सी के कुछ दे रखे हैं। पहले हम विटामिन बी को देख लेते हैं। विटामिन ए हमें किससे मिलता है? पपीता, गाजर, मछली के तेल, दूध, इन सब से, आम से। ठीक, और विटामिन बी के हमारे स्रोत हैं गेहूँ, चावल, यकृत, कलेजी जिसे कहते हैं। उसी तरह से विटामिन सी के स्रोत हैं संतरा, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, मिर्च हो गई, नींबू, आंवला, इन सब से हमें विटामिन सी मिलते हैं। ठीक, विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं मछली, अंडा, मीट, मक्खन, दूध, इन सब से हमें विटामिन डी मिलते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। हमें प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर की वृद्धि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, जिस शरीर को बढ़ाता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है और विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, बी, सी, डी तथा ई के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखती है। विटामिन ए जो होती है हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखती है। विटामिन सी बहुत से रोगों में से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों और दांतों को कैल्शियम का प्रयोग मतलब कैल्शियम प्रदान करता है। और विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन हमारे चित्र में दिखा रखा है, हमने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देख लिया है सारे विटामिन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर भी दे रखा है आयोडीन के स्रोत जो होते हैं पालक, अदरक, फास्फोरस के स्रोत, लोहे किससे प्राप्त होते हैं। ठीक, कैल्शियम के कुछ स्रोत दे रखे हैं, कुछ खनिज लवणों के स्रोत ये सारे हैं, चित्र में आप देख सकते हैं। विटामिन डी हमें सूरज से भी प्राप्त होता है, यहाँ देख सकते हैं चित्र में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। क्या अल्प मात्रा में होती है, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा यूज़ करें तो भी हमारे लिए हानिकारक होती है। ठीक, शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत दिखाए गए हैं, हमने देख लिया ये रहा। ठीक, ये सारे हैं खनिज लवण, ये सारे।
दशाएं क्या है, जूम नहीं होगा और जूम नहीं होगा, ठीक इतना ही है और जूम नहीं होगा। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने सारणी 1.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को आवश्यक देखा होगा, कई चीज़ों में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, ठीक। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है, ये बात सही है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। हाँ, इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं, ठीक। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की जो है सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। क्या जल सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उनमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। चलिए क्रियाकलाप के द्वारा देखते हैं। एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल लें, ठीक। उसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? खुद का एक बार करके देखिएगा, फिर पता करिएगा। अगर हाँ, तो जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। आज आइए जानते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार में क्या क्या चीज़ें होना आवश्यक है, ठीक, जो हमारे शरीर के लिए वृद्धि, विकास और पूरे तरीके से जो है बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, हेल्थ वेल्थ एंड प्रोटेक्टेड रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी होती हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो भी कुछ हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, ठीक। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार से आहार को संतुलित आहार कहते हैं, ठीक। संतुलित आहार में हमारे सभी चीज़ें होनी चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? हाँ या नहीं? नहीं। जब बच्चा छोटा होता है तो उन्हें कुछ और चाहिए होता है, जब बड़ा होता है धीरे धीरे तो उन्हें उनके जो आहार अलग अलग होते जाते हैं। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? हाँ, ये बात तो सही है। अगर आप काम करोगे तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी, अगर आप काम नहीं करोगे तो भूख कम लगेगी। आप एक बार ये करके देखना। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उनका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। अगर आप जांच कीजिएगा तो उसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें उपस्थित होंगी। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली हो गई, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं।
इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। इसके लिए पोषक तत्व नष्ट ना हो जाए। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? जैसे हरी सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए, ठीक? हरी सब्जियों को उतना ही भूनना चाहिए ताकि पोषक तत्व उसमें उपस्थित रहें। छिलका उतार कर यदि सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो संभवतः उसमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, धुल जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं, ठीक। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और सब्जियां, कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? सोचिए, जिससे उसके कुछ भी जो है नष्ट नहीं होंगे, विटामिन वगैरह। बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था? आप सोचिए और बताइए। नहीं, निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। उससे क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा। देख सकते हो आप मोटापा, ये कितना मोटा हो गया है। बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की अधिक मात्रा मोटापे का कारण होता है, ठीक, मोटापे का कारण होता है। अभावजन्य रोग, कई चीज़ें हमारे भोजन में नहीं होता है, नहीं उपलब्ध होता है, उसके कारण क्या क्या रोग होते हैं देखते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। क्या हम जैसे कोई चीज़ हम खा रहे हैं और किसी एक पोषक तत्व की कमी है और यह तत्व की कमी हमें लंबे समय तक मिले तो उस चीज़ के अभाव में हमें जो रोग होता है वह अभावजन्य रोग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे बुद्धि का वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना, चेहरे पर सूजन आना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित है रहे तो इसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें कुछ सारणी 1.3 में दिखाया गया है। यदि अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्यता ही है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। यहाँ तालिका दे रखी है। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग इस तरह से हैं। जैसे विटामिन ए की कमी होने से क्या हो जाता है? कम दृष्टि कमजोर हो जाता है, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है जिससे दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, ठीक।
विटामिन डी से क्या होता है, कमी से रिकेट्स हो जाता है जिसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंतक्षय होता है, ठीक, हड्डियां और दांत कमजोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से हमारा जो घेंगा रोग हो जाता है, ठीक, और गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाना आयोडीन की कमी से होता है। लोहा से आरक्तता होता है, कमजोरी आ जाती है आयरन की कमी से। यहाँ हमने कुछ शब्द जाने। संतुलित आहार किसे कहते हैं, जिसमें भोजन में सभी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, सारी चीज़ें संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। बेरी बेरी रोग हमारा विटामिन बी की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। वसा क्या होता है, जिसमें तेल होता है। खनिज क्या होता है, पोषक पोषक क्या होता है, प्रोटीन, रुक्षांश, चर्बी, मंड, विटामिन, इन सब के बारे में हमने जाना, ठीक। और यह एक दे रखा है फोर्टिफाइड संपूर्ण पोषक स्वस्थ जीवन। यह एक FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है, ठीक। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोगो, ठीक। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकृत के से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है, ठीक। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। सारांश हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा, क्या क्या हमने पढ़ा। हमारे भोजन में मुख्यतः पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी उपलब्ध होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती हैं, ठीक। प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायक होता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, पर्याप्त रुक्षांश और उचित जल मात्रा में जल उपस्थित होते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक या एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक, हो जाते भी हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, बाय बाय।